नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं जो कि आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक है और जो निरंतरता बनाए रखे हैं और साथ साथ में जो मैं आपको बीच बीच में बोलती रहती हूँ कि इसका प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा, इसका अनुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इनके लेखकों के नाम देख लीजिएगा इन सारी रचनाओं के। तो वो अगर नियमित रूप से अगर काम कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो अगर एफर्ट कर रहे हैं तो उस एफर्ट का नतीजा उनको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपके कुछ और प्रश्न बचे थे तो इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी 101 से शुरू कर रहे हैं और लगभग आपके 165 प्रश्न इसमें हैं। तो सारे ही प्रश्न हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना है। सबसे सही सटीक उत्तर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस का हंस और टेराकोटा। जो बच्चे लगातार ढूंढ रहे हैं, रचनाओं को देख रहे हैं, तो वो समझ लीजिए एफर्ट कर रहे हैं और एफर्ट का नतीजा हमेशा सकारात्मक रहता है ना। तो केवल आपको आंसर लगा लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसका जो प्रकाशन वर्ष है या फिर जो इसके लेखक है इस रचना के, वो जरूर आप साथ में बताते चलिए और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर देते चलिए। सिर्फ एक दो बच्चे ऐसे हैं जो तत्परता बनाए रखे हैं, बाकी सभी से अनुरोध है वीडियो को केवल देख लेना पर्याप्त नहीं है। वीडियो के माध्यम से जितनी आपकी जो नॉलेज मिल चुकी है वो तो ठीक है, जो नहीं मिली है नॉलेज उसको आप सर्च कीजिए, उसको तुरंत अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो मानस का हंस में चित्रित हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उपन्यासों की कथा स्रोत के आधार पर उसको सम्मिलित करना है। तो अनाम दास का पोथा ये औपनिषेदिक काल का है, ठीक है, औपनिवेशिक काल का है ये। फिर पुनर्नवा ये 4वीं शताब्दी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं शताब्दी काल का है और चारू चंद्रलेख 12वीं 13वीं शताब्दी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को आपने लिखा है, अनुक्रम में लिखा है, चाहे जैसे लिखा हो, इसको जरूर नोट कर लीजिए। अनाम दास का पोथा आया था औपनिवेशिक काल में, पुनर्नवा 4वीं शताब्दी में, बाण भट्ट की आत्मकथा 6वीं शताब्दी में और चारू चंद्रलेख आपका 12वीं 13वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं में लिखा है? तो उन्होंने नाटक लिखे हैं और उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जिनका बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चित उपन्यास है, वो आपसे पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, उपन्यास, ठीक है, और आपका एक नाटक। इन्होंने नाटक विधा और उपन्यास दोनों में ही इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। कविता और आलोचना में इन्होंने लेखनी नहीं चलाई है। तो इसके आधार पर 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं आगे। 105 यशपाल का उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? देखिए कितना गहराई वाला प्रश्न है। तो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था। कौन? दौलत राम। पहले बात तो आपको ये बताना चाहिए, सभी पात्र, उपन्यासों के जितने भी पात्र, जितने उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए, उन सबके पात्र जरूर पढ़ लीजिए। पात्रों से भी मिलान प्रश्न आ जाता है। मिलान प्रश्न हो या फिर डायरेक्ट प्रश्न बन जाए, तो किसी भी तरीके से प्रश्न फॉर्म हो करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। प्रश्न नंबर 106 निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विभिन्न संप्रदायों को एक स्थान पर वास। ये तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, जो आपके लाला निवास दास का है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। उन्होंने नाटक और उपन्यास केवल लिखे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्होंने 2 विषयों पर केवल लेखनी चलाई है। आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी किस रचना के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था? तो मालती उपन्यास में उन्होंने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक अन्य नाम क्या है? तो एक अन्य नाम से है ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल। अधखिला फूल। देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को चित्रित किया गया है? पहली बात तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में, किसका उपन्यास है देहाती दुनिया, ठीक है, और कौन से गांव को केंद्रित बनाया गया है? तो राम शहर। याद रखिएगा, राम शहर जो है वो केंद्रित किया गया है देहाती दुनिया। शिवपालगंज ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, राग दरबारी का है, जो कि श्रीलाल शुक्ल इसके उपन्यासकार हैं। धराऊ घटना किसका उपन्यास है? तो धराऊ घटना है भुवनेश्वर मिश्र का। गोपाल राय के अनुसार विवाह पूर्व प्रेम का अंकन सर्वप्रथम किस उपन्यास में होता है? तो रहस्य कथा में होता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास केंद्रित है, तो किस किस में केंद्रित है? ऑप्शन नंबर 2 और 3। स्त्री शिक्षा के साथ गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया गया है इसमें, और 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज का चित्रण है। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। देवरानी जेठानी की पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास है। हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को प्राथमिकता दी गई है, तो वो कौन सा हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर आपका 115 है, वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। वैसे सेवा सदन भी ये वैश्या पे आधारित है, परंतु अगर प्रथम की बात आए तो प्रथम आपका स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी के ऊपर आधारित है। आगे चलते हैं, उपन्यास से संबंधित उल्लेखनीय बिंदु हैं, तो 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, एकदम सही बात है। और देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को उनके पुत्र मयंक प्रसाद खत्री ने पूरा किया। तो उल्लेखनीय बिंदु मतलब सही बिंदु की आपको पहचान करनी थी, तो 3 और 4 इसका एकदम सही हो जाएगा। राइट आंसर 3 और 4। भूतनाथ को किसने पूरा किया? तो उन्हीं के पुत्र, क्या नाम था उनके पुत्र का? मयंक प्रसाद खत्री। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117, प्रेमाश्रम ये पहला राजनीतिक उपन्यास है। रंगभूमि भारतीय जनजीवन का रंगमंच है। रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास है और निर्मला दहेज प्रथा और अनिमेल विवाह इसमें चित्रित किया गया है। बुधुआ की बेटी उपन्यास का दूसरा नाम क्या है? बुधुआ की बेटी का उपन्यास का दूसरा नाम है मनुष्यानंद। बुधुआ की बेटी है किसकी रचना? ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। मनुष्यानंद ये अन्य नाम है किसका? बुधुआ की बेटी उपन्यास का। निराला ने अपने किस उपन्यास को ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी है? तो प्रभावती उपन्यास को उन्होंने, निराला ने ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, प्रभावती किसका उपन्यास है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, सबसे पहले इसको उपन्यास बताना है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है। तो इलाचंद जोशी हो जाएंगे, जैनेन्द्र हो जाएंगे, अज्ञे हो जाएंगे, डॉक्टर देवराज। ये अनुक्रम में नहीं लगाना था, याद रखिएगा, अनुक्रम में नहीं लगाया, पता चला आप अनुक्रम प्रश्नों को जरूर 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा। देखिए इसमें भगवती चरण वर्मा आ गया, तो ये तो मनोविश्लेषणवादी हो ही नहीं सकता, ये सारे ही हैं, परंतु भगवती चरण वर्मा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। इसमें आ गया इलाचंद जोशी, इसका नाम आ गया, नहीं इलाचंद जोशी तो है, उपेंद्र नाथ अश्क, ये नहीं है मनोविश्लेषणवादी है। उसके बाद में आपका अमृतलाल नागर नहीं है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आप प्रश्न के उत्तर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रश्न नंबर 121, निम्न में से किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो की सभ्यता एवं उसके विनाश की काल्पनिक कथा का चित्रण हुआ है? तो मुर्दों का टीला, इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता एवं उसके विनाश की काल्पनिक कथा का चित्रण हुआ है। किसकी रचना है? मुर्दों का टीला। सिंह सेनापति, कब तक पुकारूं, चीवर, ये सब तो पता होगा, जिन्होंने ये लिखा है उन्हीं का है मुर्दों का टीला। मिलान कीजिए, विशाली की नगरवधु, सिंह सेनापति, आत्मकथात्मक उपन्यास, ये आपका मिलान थोड़ा सा टफ हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। वैशाली की नगरवधु, इसमें हो जाएगा वासुदेव, महावीर स्वामी व गौतम का बुद्ध का चित्रण है इसमें। सिंह सेनापति, ये हो जाएगा आपका लक्षवी गणतंत्र का चित्रण किया गया है। फिर आपका हो जाएगा तीसरा विषाद मठ, इस विषाद मठ में अकाल से त्रस्त लोगों की कथा है। और निर्मला, इसमें आपका हो जाएगा, निर्मला में हो जाएगा आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है, तो इसको आप एक बार और अपनी बुक से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी जीवन से संबंधित उपन्यास नहीं है पूछा गया है? याद रखिएगा, नहीं है। ठीक है, अब तो प्रश्न ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में नहीं को बोल्ड कर दिया जाता है, लेकिन पहले नॉर्मल ऐसे ही पूछ लिया जाता था और ध्यान नहीं जाता था, तो जो है वाला हो उसको टिक करके चले आते थे। तो कोशिश ये कीजिए कि प्रश्नों को बहुत आराम से पढ़ना है। तो नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका 4 दरवेश हृदयेश का, ये नहीं है आपका आदिवासी जीवन से आधारित। बाकी धूणी तपे तीर हरिराम मीणा की है। जहाँ बांस फूलते हैं श्री प्रकाश मिश्रा की है। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र की है। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं, इसको देख लीजिएगा एक बार। धूणी तपे तीर हरिराम मीणा, जहाँ बांस फूलते हैं श्री प्रकाश मिश्र, ग्लोबल गाँव के देवता रणेंद्र, इसको नोट कर लीजिए। निम्न में से थर्ड जेंडर के संबंधित उपन्यास कौन है? तो 1, 2 और 4। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ की है। गुलाम मंडी निर्मला मुरारिया की है। और काला पादरी तेजिंदर की है। ठीक है, सारी ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। थर्ड जेंडर। प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में उल्लेखनीय क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सेवा सदन प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है। तो उल्लेखनीय तथ्य आपका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 और 4, अच्छा, उल्लेखनीय तथ्य है और असंगत युग्म चयन करना था आपको, तो ये असंगत है, याद रखिएगा, असंगत कथन का है। तो 3 और 4 सही है। सेवासन प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है और बच्चन सिंह ने प्रतिज्ञा उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। तो ये आपका असंगत, मतलब ये गलत हो जाएंगे दोनों। सही की श्रेणी में आ जाएंगे ऊपर 2 वाले। कृष्णा गबन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है और
प्रतिज्ञा प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास का परवर्ती शीर्षक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, बाकी जो दोनों नीचे दिए गए हैं वो गलत हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किस आलोचक ने प्रेम ग्रंथ सिद्ध किया है? तो नामवर सिंह ने कहा है बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेम ग्रंथ है। पुरुष निस्संग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। बहुत ही अच्छा कोटेशन है। किससे लिया गया है, किस उपन्यास से? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 128, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी कौन है? तो दौलत राम की पत्नी जेठानी है। देख लीजिए, अगर आपने मूल में इस कहानी को, इस उपन्यास को पढ़ लिया, वैसे तो ये कहानी लिखा गया है लेकिन ये उपन्यास की श्रेणी में गिना जाता है, तो दौलत राम की पत्नी है जेठानी। छोटे लाल की पत्नी आनंदी है, ठीक है, वो देवरानी हो जाएगी। सुखदेई और कजली बेटियां हैं उसकी। तारा किस उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्र है? तो झूठा सच से ली गई है तारा। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णयों पर ही आश्रित है। झूठा सच उपन्यास में कथन किसका है? तारा का है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभक्त है, इसके दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? तो देश का भविष्य इसका दूसरा शीर्षक है, वतन और देश पहला। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों द्वारा फैंटेसी कहा गया है? तो घंटा ये उग्र का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, याद रखिएगा, और ये फैंटेसी, आलोचकों द्वारा इसको फैंटेसी कहा गया है। हिंदी उपन्यास से संबंधित तथ्य हैं, तो 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं पर आधारित है, और बूंद और समुद्र तमिल महाकाव्य असंगत बताना है। वही चीज़ मैं फिर से इसको चेक कर रही थी, असंगत है। देखिए प्रश्न कैसे इंपॉर्टेंट ये तथ्य है, ये याद रखिएगा, असंगत कथन बताना है, तो 2 और 4, ठीक है। ये तो रोमारोला, ये तो सही हो जाएगा। रोमारोला पर इसका जो क्रिस्ताव का प्रभाव है शेखर एक जीवनी में, ये गलत हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा शूद्रक के मृच्छकटिकम, ये गलत हो जाएगा। और बूंद और समुद्र तमिल काव्य शिल्पादिकरम पर आधारित उपन्यास है, तो ये गलत हो जाएगा। कि ये किस पर आधारित है? बूंद और समुद्र, बताइए कमेंट बॉक्स में। अमृतलाल नागर का है ये। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है महाकाल। अज्ञे ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? तो नदी के द्वीप को कहा है। 4 संवेदनाओं का अध्ययन, याद रखिएगा, किसको कहा है, किस रचना को? नदी के द्वीप को कहा है अज्ञे ने। ये शेखर एक जीवनी तो आपके सिलेबस में है, लेकिन इनके अन्य जो है, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, ठीक है, तो ये इसमें नदी के द्वीप आ जाएगा। 4 संवेदनाओं का अध्ययन। तमस उपन्यास में वर्णित घटनाक्रम का समय बताना है, तो मार्च अप्रैल 1947, ये आपके तमस उपन्यास का घटनाक्रम है। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? तो इन्हीं हथियारों से, ये बलिया जनपद से का नायक है। प्रश्न नंबर 138 मिलान करना है। तमस में हो जाएगा सांप्रदायिक दंगों का चित्रण है। मैया दास की माड़ी, ये आपका सन 1840 से 1920 ईस्वी तक के पंजाब का चित्रण है। 3 वर्ष प्रेम के विवाह में परिणत होने पर उत्पन्न समस्याओं का चित्रण है 3 वर्ष में। वसंती, दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वालों का चित्रण है वसंती में। आगे चलते हैं। हिंदी के किस उपन्यास को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है? तो वृंदावन लाल वर्मा को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। गोपाल राय ने ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित पहला उपन्यास किसे माना है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गोपाल राय ने ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास का पर आधारित पहला उपन्यास माना है। किस उपन्यास को रैक व आख्यान का भी कहा जाता है? तो अनामदास का पोथा किसकी कृति है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। रैक व आख्यान भी कहा गया है अनामदास का पोथा को। काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई है? तो अनामदास का पोथा से ली गई है। सुमेलित करना है। सर्वनाम, ये आपका हो जाएगा आर्यों अनार्यों का इतिहास और बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन का चित्रण है। बहती गंगा, इसमें 18वीं से 20वीं शताब्दी तक के काशी का चित्र है। पणिपुत्री सोमा, आर्यों अनार्यों के संघर्ष पर केंद्रित है ये। और अनुत्तर योगी, ये आपका हो जाएगा महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है अनुत्तर योगी। सारे ही बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप 1-2 बार कम से कम। प्रश्न नंबर 144 क्रम के अनुसार आपको लगाना है रचनाओं को। पहले आएगा जीने के लिए, फिर दिव्या, मुर्दों का टीला और एक चूहे की मौत। विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो घरौंदा, ये आपके विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित है। हिंदी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का, इनका बहुत बेहतरीन उपन्यास है। मैला आंचल 1954 में आया था, वो आपका
आंचलिक उपन्यास, पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। किसके द्वारा लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु, और इन्हीं को आंचलिक शब्द का प्रयोग करने का श्रेय भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नाटक में उल्लेखित कवि नाटककार सौमिलिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण है? तो सौमिलिक, सीधे सीधे ना पूछ के आपको इतना घुमा के प्रश्न पूछा है। ये जो पात्र है किसके है? कवि की प्रेयसी से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, नाटक के उल्लेखित कवि नाटककार सौमिलिक के जीवन पर आधारित काल्पनिक चित्रण है। आधा गांव उपन्यास में चित्रण है शिया मुसलमानों का, याद रखिएगा, दो तरीके के मुसलमान हैं, मतलब दो में शिया और सुन्नी, तो ये शिया मुसलमानों के जीवन पर आधारित है आधा गांव। किसके द्वारा लिखा गया है? राही मासूम रजा के द्वारा। और आपको ये एक क्वेश्चन बताना है कि जो आधा गांव है उसमें कौन सा गांव का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले का वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, और उसका पात्र भी पूछा जाता है। कौन है? मेन पात्र है माणिक मुल्ला, ठीक है। और इसमें जो शहर है वो है इलाहाबाद, प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का नहीं है? तो अग्नि स्नान मोहन राकेश का उपन्यास नहीं है। बाकी ना आने वाला कल, अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, तीनों ही मोहन राकेश के उपन्यास हैं। संजीव कृत उपन्यास किसका है? तो छाकू की वापसी, ये संजीव की कृति है। फिर क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले हो जाएगा आपका वे दिन, लाल टिन की छत, एक चिथड़ा सुख और रात का रिपोर्टर, ये आपका सही अनुक्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 153, निम्न में से कौन सा उपन्यास मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से लिखा है? तो एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, ये लेखक द्वय के अनुसार लिखा गया है। लेखक द्वय में कौन कौन शामिल है? दोनों पत्नी मनु भंडारी और राजेंद्र यादव। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो साध्वी सती प्रताप अबला को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो साध्वी सती प्राण अबला। प्रश्न नंबर 155, निम्न उपन्यासों का अवलोकन करना है आपको। चंदन चांदनी, जिंदगी नामा, समय सरगम, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी और महाभोज। इसमें कृष्णा सोबती के उपन्यासों के संबंध में कौन सा कूट सही है? तो आपको तो पता ही होगा किसका किसका है। पहले देखिए, महाभोज तो नहीं होगा तो इसको काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। 6 तो नहीं हो सकता, तो 6 इसमें आया है, ठीक है। और किस में आया? 6 इसमें भी आ गया, ये भी गलत हो गया। अब ए और 3 में देखिए, चंदन चांदनी, ये भी आपका नहीं हो जाएगा, तो चंदन चांदनी भी गया, ये फर्स्ट ऑप्शन भी गया। तो 2, 3, 4, 5, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी और समय सरगम, ये सारे ही उपन्यास किसके हैं? कृष्णा सोबती जी के हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में 1930 से लेकर 1960 तक के कालखंड का राजनीतिक वर्णन किया गया है? तो अनित्य में। प्रश्न नंबर 157, उषा प्रेमवदा के किस उपन्यास में एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा स्त्री के प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की कथा कही गई है? तो 55 खंभे लाल दीवारें, ये रचना उषा प्रेमवदा जी की है। इसमें मध्यवर्गीय नौकरी पेशा स्त्री के प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की कहानी है। ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है, सरीखे कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास के रचनाकार कौन है? मतलब कश्मीर के ऊपर पृष्ठभूमि पर आधारित है। ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है चंद्रकांता की है, याद रखिएगा। मृदुला गर्ग के किस उपन्यास में धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण की कहानी कही गई है? मैं और मैं, याद रखिएगा किसका है? मैं और मैं, मृदुला गर्ग का है। इनके उपन्यास में धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 160 की ओर बढ़ते हैं। निम्न किस उपन्यास में आदिवासियों की समस्या का चित्रण है? तो ग्लोबल गांव के देवता, अभी हम लोगों ने जस्ट इसी वीडियो में देखा था। ग्लोबल गांव के देवता, इसके उपन्यास का और कौन है बताइए, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ग्लोबल गांव के देवता। हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन खत्री का समय स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों ऐसा उन्होंने कहा था देवकी नंदन खत्री? क्योंकि बहुत से जो उर्दू प्रिय थे, उन्होंने मतलब हिंदी सीखी थी। उनका जो उपन्यास आया था, जो अयारी किस्म के, जो मतलब भूतही पृष्ठभूमि पर जो लिखते थे, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे उर्दू भाषी ने हिंदी सीखी थी उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है।
तो बच्चन सिंह ने कहा है, घुला मिला दिया है तो बच्चन सिंह ने मिला दिया। और यही एकदम एग्जैक्ट आपका प्रश्न बनता है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर घुला मिला दिया है, तो फेंट कर घुला मिला दिया वाला है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किन्नर समुदाय के आंतरिक जीवन की मार्मिक गाथा का जीवन का चित्रण हुआ है? तो यमदीप में हुआ है। कौन सा युग्म असंगत है बताना है, तो असंगत वाला ना पढ़ करके हम पहले संगत पढ़ लेते हैं। माटी की सौगंध प्रेम कपाड़िया का है, सुअरदान रूप नारायण सोनकर का है, खुले गगन के सितारे मधु कांकारिया का है। ठीक है, तुम्हें बदलना ही होगा विजय सौदाई का नहीं है, इसको आप सर्च करिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, बाकी एफर्ट पहले आप करिए। तुम्हें बदलना ही होगा, ये किसकी रचना है, बाकी इसको आप नोट कर सकते हैं। रूप नारायण सोनकर का है सुअरदान, माटी की सौगंध प्रेम कपाड़िया, खुले गगन के सितारे मधु कांकरिया। जब नई रचनाएं मिला करें तो आप अपनी नोटबुक में उसको नोट जरूर कर लिया करिए, क्योंकि लिखने से भी आपको चीज़ें याद होती हैं और आप रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है 165। उसके बाद जो आपका नाटक है उसको हम लोग देखेंगे, उपन्यास हो चुके हैं। असंगत कथन का चयन करना है। बेकसी का मज़ार के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, तो बेकसी का मज़ार ये तो विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है, किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर दीजिए। श्यामा स्वप्न ये जगमोहन सिंह की है, सही है। निस्सहाय हिंदू गोवध निवारण पर आधारित के उपन्यास है। और पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, कम से कम मैंने इसमें पूरे आपसे 8-10 प्रश्न पूछे हैं, उन 8-10 प्रश्नों का उत्तर आप सर्च कीजिए, और जो अनुक्रम वाले प्रश्न बताए हैं उनको तो आप जरूर ही समय के साथ में लिख लीजिए कहीं भी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।